हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल मेडी सर्कल। मेडी सर्कल में हम सिर्फ हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड स्टोरीज ही नहीं बताते, साथ ही साथ हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स की जर्नीज को भी शोकेस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन स्टोरीज को देख सके और इंस्पायर हो सके। कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या देश हो, सबको ज़रूरत होती है एक अच्छे लीडर की। जी हाँ दोस्तों, फॉलोअर्स तो कई मिल जाते हैं पर एक अच्छे लीडर का मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये लीडर्स आखिर कौन से लोग होते हैं? ये वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहे होते हैं, लोगों को लीड कर रहे होते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल को बिल्कुल ही जस्टिफाई कर रहे होते हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं। ये लीडर्स एंथुजियास्टिक होने के साथ ही साथ डेडिकेटेड और फोकस्ड भी होते हैं। अपनी टीम को इनकरेज करके वो कई सारे इम्पॉर्टेंट कामों को कर पाते हैं और साथ ही साथ सिखाने के साथ साथ बहुत बार सीखने की भी क्षमता रखते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, करीब 16 से 17% CAGR पर। इस ग्रोइंग हेल्थ केयर इंडियन सेक्टर में रेवेन्यूज तो जनरेट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जॉब्स भी काफ़ी जनरेट हो पा रहे हैं। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में जो रोजगार के बढ़ने की संभावना करीब 2019 से 2029 तक 15% तक पहुंचने की संभावना है, जो किसी भी अन्य इंडस्ट्री की तुलना में कहीं ज़्यादा है। करीब 2.4 यानी 2.4 मिलियन जॉब्स जनरेट होने वाले हैं। ये बताता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है अच्छे हेल्थ केयर लीडर्स की, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरऑल सक्सेस प्रोवाइड कर सके एंड फाइनली इंडिया में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या बढ़ सके। इंडिया पूरे विश्व में एक अच्छे हेल्थ केयर लीडर के रूप में उभर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोविड के चलते हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारे बदलाव हुए हैं, कई सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं जो इस सेक्टर का रूप पूरी तरह से बदल सकते हैं। मेडी सर्कल आपके पास लेकर आ रहा है टॉप हेल्थ केयर लीडर सीरीज, जिसमें हम इन्हीं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को इंटरव्यू करने वाले हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी जर्नी किस तरह से रही, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम को, ताकि ये जो जर्नी है ये हमारे लोगों को, यंग माइंड्स को इंस्पायर कर सके, ताकि वो भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के प्रति और भी आगे डेडिकेटेड और फोकस्ड हो सके और साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर में होने वाले रीसेंट अपडेट से भी वाकिफ हो सके। स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। कोविड ने दुनिया को एक तरह से स्टैंड स्टिल पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोविड क्राइसिस ने लोगों के हेल्थ पर काफी नेगेटिव इफेक्ट डाला है, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही स्ट्रेसफुल है। हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि कब कोविड से छुटकारा मिल जाए और ये तीसरी वेव न आए, लेकिन इस परेशानियों में इस पैंडेमिक ने कई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को भी जन्म दिया है। कोविड पैंडेमिक हेल्थ केयर के इतिहास के रूप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट आयाम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस पैंडेमिक में एक साल में जैसे कोविड के वैक्सीन की तैयारी हो गई और कई सारे ऐसे लोगों ने आगे आकर इस कोविड से जूझ रहे लोगों को हेल्प किया है और काफी पॉजिटिव अटेम्प्ट्स किए हैं। मेडी सर्कल ऐसे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को एनकरेज करता है जो फ्यूचर में इस महामारी में कोविड हीरोज के रूप में उभर के आए हैं। आज इस पहल में हम हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर लीडर्स से बात करेंगे जो इस कोविड क्राइसिस में आगे आए हैं। इनमें से एक नाम है डॉक्टर रविकांत सिंह का। डॉक्टर रविकांत सिंह डॉक्टर्स फॉर यू के फाउंडर हैं। डॉक्टर्स फॉर यू वल्नरेबल सोसाइटी ग्रुप्स को हेल्थ केयर प्रदान करने के अपने मिशन के लिए काफी फेमस है। डॉक्टर्स फॉर यू इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करने, पब्लिक मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार लाने और साथ ही साथ एफिशिएंट मेडिकल रिस्पॉन्सेज को बढ़ावा देने के लिए एक बिल्कुल ही नई पहल है। डीएफवाई को अपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। यह हेल्थ केयर सेक्टर में बेस्ट मेडिकल टीम के सार्क अवार्ड और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल अवार्ड का रेसिपिएंट भी रह चुका है। डीएफवाई की स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक है। ये सबसे पहले एक टीम को भेजती है ताकि वो एसेस कर सके कि क्या इंपॉर्टेंट है और इस क्राइसिस के बाद किस तरह का रोल हमें निभाना चाहिए। इसके बाद ये अपने रिसोर्सेज को एक साथ करता है, इकट्ठा करता है और ये इंश्योर करता है कि बिल्कुल प्रभावी ढंग से लोकल लिंकेजेस के साथ वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो आज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रविकांत सिंह, जो डॉक्टर्स फॉर यू के फाउंडर हैं। हेलो डॉक्टर रविकांत, वेलकम टू मेडी सर्कल। थैंक यू स्मिता।
सो डॉक्टर रविकांत, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर्स फॉर यू जो भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एनजीओ बन चुका है और पूरे भारत में अपने एक्सपर्टीज के का वजह से काफी सक्सेसफुल भी रहा है, अब तक का आपका सफर कैसा रहा है? तो काफ़ी अच्छा रहा है। और जैसा मैं बता रहा था कि ये 2007 में इसकी शुरुआत मैंने की थी, जब मैं केएम हॉस्पिटल मुंबई में अपनी पढ़ाई कर रहा था। फर्स्ट ईयर में पीजी स्टूडेंट था उस समय। अगर आपको याद हो, 2007 में एक बहुत बड़ा जो है फ्लड आया था मुंबई में। एंड उस फ्लड के बाद बहुत सारे लेप्टो स्पाइरोसिस, डेंगू, मलेरिया काफ़ी फैला था। जी। एंड लोगों को प्लेटलेट की बहुत ज़रूरत थी। तो उसी समय ब्लड प्लेटलेट डोनेशन अवेयरनेस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद फिर 2008 में, जैसा पता हो, बिहार में कोसी फ्लड आया था। जी। उस कोसी फ्लड में भी करीब हम लोगों ने 40-45 डॉक्टरों की टीम वहाँ से भेजी थी, मैं भी आया था। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक डॉक्टर का डेथ भी हो गया उसमें, डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल। बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है फिर से रीस्टार्ट किया, उसके डेथ के 1 हफ्ते बाद फिर से रीस्टार्ट किया कैंपेन, और वो काफ़ी अच्छा चला। करीब 6 महीने हम लोगों ने काम किया। एंड उसी काम के लिए हम लोगों को सार्क अवार्ड मिला। एंड फिर एक हो जाता है ना कि अगर अवार्ड मिला किसी को, तो यू नेचुरली आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लगा कि अच्छा, डिजास्टर में तो काफ़ी बुरा हाल रहता है, बिहार का ऐसे भी काफ़ी बुरा हाल है यहाँ की पब्लिक हेल्थ का। सो उसके बाद हम लोग हर डिजास्टर में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिए अक्रॉस इंडिया। और उसके बाद तो ऑलमोस्ट हर उड़ीसा फ्लड, नेपाल अर्थक्वेक, रोहिंग्या क्राइसिस, चेन्नई फ्लड, मीन्स एवरीवन। इनफैक्ट 2019 में जो पटना में बहुत मैसिव फ्लडिंग आया था, वहाँ भी हम लोगों ने काम किया। सो ये जो पिछले 10-12 साल का जो हार्ड वर्क था, और हमारी टीम जो है वो काफ़ी ट्रेन हो गई है हर तरह के डिजास्टर में, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एरिया हो, चाहे वो कश्मीर में काम करना हो, कोकराझार में हो, या नेपाल में हो। हम लोग हर तरह का फ्लड, अर्थक्वेक, कॉन्फ्लिक्ट सब में काम कर चुके थे। एंड इसी के कारण एक तरह से हमारी टीम इंतजार में थी इस तरह के बड़े अपॉर्चुनिटी का, जहाँ पे वी कैन शोकेस आवर स्ट्रेंथ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हार्डकोर मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोविड ने वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने को दिया। और लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 12 हॉस्पिटल चलाए थे, और इस साल तो अभी 36 से भी ज़्यादा कोविड हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया चला रहे हैं। और जी। इसी के कारण डॉक्टर्स फॉर यू जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो खैर ये बिजनेस टर्म, आई डोंट लाइक दैट दिस, बट जो सबसे ज्यादा जो हम लोग सर्व कर पाए हैं। जी। सेकेंड वेव में जब लोग घर के अंदर थे, तब हमारे करीब 1500 डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ जो हैं मरीजों की सेवा कर रहे थे। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन आई हैव। डेफिनेटली। एंड इट इज कमेंडेबल ऑल्सो कि आपकी पूरी टीम ने मिल करके इतने सारे लोगों की जान बचाई और सबने मिल करके बहुत सारे लोगों को कोविड की जैसे परेशानी है, बहुत सारे लोग जो जिन्हें हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे उनके लिए आपने मेडिकल स्टाफ और ये अरेंज किए। इसी से एक और सवाल है डॉक्टर रविकांत की, डॉक्टर्स फॉर यू इतनी एफिशिएंसी के साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज कर पा रहा है? जैसे आपने मेडिकल कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी किए हैं, आपने मैल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल किया है, टीबी प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट पोषण है, इस तरह के तरह-तरह के मेडिकल सर्विसेज आप मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या आपका टीम बिल्कुल इसी का श्रेय है या आप किसे इसका बैकबोन मानते हैं? हाँ, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो वही है, जैसे मैंने बोला कि ये काफ़ी हार्ड वर्क रहा है। लोग आज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जान रहे हैं डॉक्टर्स फॉर यू को, बट बिल्कुल। इसके पहले बहुत डिफ़िकल्ट एरिया में हमारे बहुत सारे डॉक्टर ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। जैसा मैंने बताया ही, जी। डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल का तो डेथ ही हुआ। उसके अलावा हमारे डॉक्टर बहुत ही मतलब शहरी एरिया छोड़ करके जो रिमोट डिफ़िकल्ट एरियाज़ में रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक तो डिजास्टर में काम करते हैं। डिजास्टर में काम करने के बाद वो तो 3 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 8-9 महीने तक चलता है जी। रिस्पॉन्स। जी। ऑन एन एवरेज अगर आप बोलें तो 5 से 6 महीने हमारा डिजास्टर रिस्पॉन्स कहीं एक बार अगर स्टार्ट किए तो चलता है।
उसके बाद चूंकि इतनी गरीबी और इतनी पॉवर्टी है, इतना पुअर सिचुएशन है बहुत सारे स्टेट में, जो बिल्कुल, अच्छे स्टेट भी हैं, मन जैसे अभी तमिलनाडु बोल दीजिए या महाराष्ट्र बोल दीजिए, उसमें भी अगर कडलूर डिस्ट्रिक्ट में अगर जाएं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है तमिलनाडु को। वैसे ही महाराष्ट्र के अगर आप गढ़चिरौली में चले जाएं तो आपको और ये होगा। सो हम लोगों ने वही सोचा कि डिजास्टर के अलावा नॉन डिजास्टर टाइम पे भी जो है ना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, टीबी, इस पे भी काम करना शुरू किया। और हमारी हर स्टेट में जो है हमारी टीम है, वहाँ का स्टेट नोडल पर्सन है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, पूरी टीम रहती है डेडिकेटेड उस स्टेट की। और इसीलिए अभी ये है कि अभी 18 स्टेट में हमारी टीम फुल टाइम वहाँ है। तो अगर कल को अगर किसी स्टेट में तुरंत रिस्पॉन्ड करना है तो मेरे को टीम कहीं से भेजने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली विद इन 24 आवर हमारी टीम वहां पहुंच जाएगी। सो इस तरह से पिछले 10 साल से जो काम कर रहे थे उसके कारण ये संभव हो पाया। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा डॉक्टर्स फॉर यू का मोटो ही है कि डॉक्टर्स आपके लिए, आपके सेवा में हमेशा उपलब्ध है। इस आधार पर क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने में जो इन्वॉल्व रहा है, जैसे हेल्थ फॉर ऑल, बहुत बार हम देखते हैं कि हेल्थ जो है वो टियर 1, टियर 2 सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ के साथ ही रह गया है, और काफ़ी हद तक रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज़ में ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। और डॉक्टर्स फॉर यू ने आई थिंक बहुत सारी हेल्थ ये बाउंड्रीज तोड़ी है, और कई रिमोटेस्ट ऑफ इंडिया के जो जगह हैं उसमें अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड किया है। तो रिमोट एरियाज के कंपैरेटिवली आपका आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस पूरे टीम को ड्राइव करने के लिए? और ये जो दूसरे दोनों तरह के एरियाज हैं, बिल्कुल एक शहरी एनवायरनमेंट है जहां आपको जनरली सुविधाएं मिलती हैं, और एक रिमोट एनवायरनमेंट है, उसमें आपने क्या डिफरेंसेस पाए? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, ऑफ कोर्स शहरी और रूरल एरिया में तो दिक्कत होता है। रूरल एरिया में डॉक्टर नर्सेज को मोबिलाइज करना काफ़ी चैलेंजिंग टाइम का जी। टास्क होता है। और ख़ास करके जो इधर नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं, यूपी, बिहार, ये सब में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बट बाकी जगह अगर देखें तो क्वालिफाइड मैन पावर दूसरे रूरल एरिया में भी मिल जाता है, जी। एटलीस्ट दोज हु अंडरस्टैंड आवर नीड। एंड अच्छे, जैसे कश्मीर में मेरे को काम करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा। आसाम में काम करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ जो है लोअर स्टाफ भी जो है वो काफ़ी क्वालिफाइड मिल जाते हैं। बट वही यूपी बिहार में अगर आए तो मेजर जो चैलेंज जो होता है वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी वेरी पुअर। डिग्री है बट स्किल सेट जो है बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद रिमोटनेस और ये तो है ही, बट वो ही हमारा स्ट्रेंथ है। हमारी टीम जो होती है पूरी यंग है, एवरेज एज अगर देखें तो 30 ईयर से कम है हमारे, मोर देन 80-90% स्टाफ का। सो दे आर वेरी यंग, एनर्जेटिक, एंड हम लोग एक दूसरे माहौल में ही उस तरह का नहीं, कॉरपोरेट माहौल या टिपिकल कोई बॉस है कोई ये है वैसा नहीं है। हम लोग सब लोग मिलके साथ काम करते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर, एंड वी ट्राई टू प्रोवाइड जितना अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो सके। इवन रिमोट जगह पे भी रखते हैं तो उनका खाना और रहना, ये दो ही इंतजाम हम लोग बहुत अच्छे से करके रखते हैं। सो ये सब के कारण ही है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एरियाज में भी हमारी टीम काम कर पाती है। बट चैलेंजेस तो है, मेन अगर चैलेंज बोले तो वो एचआर रिलेटेड ही हम बोलेंगे कि स्किल्ड एचआर मिलना, एंड जिस क्वांटिटी में और जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है हर जगह। और डॉक्टर रविकांत, इस महामारी में भी आपने पैन इंडिया में करीब 20 प्लस हॉस्पिटल सेटअप किए, जो कोविड के लिए काफी काफी मददगार साबित हुए थे। कई सारे लोगों का इलाज इससे संभव हो पाया था। आपने जैसे एक चैलेंज बताया कि रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो उतने ट्रेन्ड और स्किलफुल नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इन कोविड हॉस्पिटल्स को सेटअप करने में आपके और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और आप किस तरह से सोचते हैं कि इन चैलेंजेस को हम थोड़ा कम कर सकते हैं? क्योंकि महामारी के स्टेज पे अगर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ते हैं, जिस तरह से बेड्स की संख्या कम हो रही थी, लोग इतने परेशान थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, वहां पे उस समय में डॉक्टर्स फॉर यू इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें आपके चैलेंजेस क्या रहे? करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली अगर मेजर चैलेंज अगर हम लोग देखें वही आ रहा है कि डॉक्टर नर्सेज तो हम लोग मोबिलाइज कर पा रहे थे और ये करके, बट हॉस्पिटल अगर चलाना है, और खास करके जैसा देंगे कोविड के सेकेंड वेव में जो पेशेंट्स हैं
दे आर वेरी क्रिटिकल, ऑलमोस्ट 80% रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट जो एटलीस्ट आ रहा है हमारे पास। जी, पिछली वेव में ऐसा नहीं था, हार्डली 5-7% लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ता था, बहुत लाइट था। इस वक्त अभी तो जो बड़ी बेड बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग बड़ा चाहिए, कोई वैसा जगह हम लोग दिल्ली में फॉर्चुनेटली थैंक्स टू कॉमनवेल्थ गेम एंड यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो कि पूरी इंडोर थे, तो उसके अंदर जो है ना हम लोगों ने 4 से 5 दिन के अंदर उसको कन्वर्ट करके 500 बेडेड कोविड अस्पताल बना दिया। बट यही चीज जो है दूसरी जगह जैसे पटना में ही हम बोल रहे हैं, यहाँ एक स्टेडियम है छोटा सा, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 110 बेड कर पाए। एक्चुअली अगर बोले तो हम यहाँ भी 400-500 बेड का करना चाह रहे थे, बट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जिस तरह से अभी महामारी आ रही है, जी, ये बोला जा रहा है कि ये 100 साल में एक बार आया है, बट इसका कोई गारंटी नहीं है कि अगला इस तरह का महामारी अगले 10 या 20 साल बाद फिर से ना आ जाए। और छोटे मोटे तो होता ही रहता है। मेरा जो विजन है उसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का जो है ना इंडोर फैसिलिटी बनानी चाहिए, जिसमें कि 400-500 बेड भी अगर लगाना पड़े, 1000 बेड तो आराम से लगाया जा सके। और अपने यहाँ तो जो कुछ भी होता है वो बड़े लेवल पे होता है, जैसे इलेक्शन भी हो रहा है तो उसका काउंटिंग के लिए भी बड़ा हॉल चाहिए, एग्जाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल भी हाँ, बड़ा चाहिए। जी, तो व्हाई नॉट बिल्ड बिग स्ट्रक्चर जहाँ पे कि 1000-2000 लोग भी को अगर बिठाना हो, तो मल्टीपर्पस हॉल जो है ना उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेफिनेटली होना चाहिए। देश के हर डिस्ट्रिक्ट में हम तो बोलेंगे, अगर हर डिस्ट्रिक्ट नहीं तो एटलीस्ट जितने भी बड़े बड़े जो 30 लाख से ऊपर के जितने भी पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे तो होना चाहिए, ताकि इस तरह की आपदा आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने में बहुत ज्यादा हम लोगों को कष्ट ना हो और टाइम ना लगे। ये मेजर प्रॉब्लम रहा। अभी बैंगलोर में भी हम लोग जो बना रहे हैं, पिछले 1 महीने से हमारी टीम रेडी है, बट चूंकि हॉस्पिटल नहीं है उतना बड़ा, सो पूरा स्क्रैच से वी आर बिल्डिंग, एंड अभी वो आज कल में तैयार होगा, एंड देन नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट वन मोर हॉस्पिटल इन यलहंका एरिया ऑफ बेंगलुरु। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग चैलेंज। डेफिनेटली, डेफिनेटली। डॉक्टर्स, एक एक सवाल आपसे पूछूंगी आखिरी में कि इतने 2007 में करीब आपने डॉक्टर्स फॉर यू की शुरुआत की और करीब इतने दशकों बीतने के बाद आपने बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की है हेल्थ केयर में। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, स्पेशली जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी इस आपदा में अपना अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है इनफैक्ट, और यंग लोगों के लिए भी आपके लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ, तो उनके लिए मैसेज यही है कि हम लोग सबको इस आपदा में जो है ना साथ में काम करना होगा। एंड अभी जो टाइम है वो ब्लेम गेम करने का नहीं है कि सरकार ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, वैसा वो नहीं है। ये सब हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लिमिटेड कैपेसिटी है, एंड कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा एनजीओ हो आपका या बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, तभी एज ए डॉक्टर भी जो है आप इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड योर फुल 100% फॉर दिस पैंडेमिक कंट्रोल, नर्सेज हैं, कोई भी स्टाफ हो, जो भी हो, आपका जो ड्यूटी है वो ही अगर आप 100% देते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट कंट्री। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारा कुछ ये है। बट अभी जो मेजर चैलेंज आ रहा है वही कि वी नीड मोर frontline warrior who fight this battle in the hospital। अभी जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है वैक्सीनेशन। अगला पीक जो है मोस्टली दिसंबर के अराउंड, नवंबर दिसंबर में आएगा। जी, तो उसके उसके पहले ये जो टाइम मिला है 4-5 महीने का, इसमें हम लोग मैसिव वैक्सीनेशन करना है। तो ये आप देखिए कि हाउ बेस्ट वी कैन प्रमोट वैक्सीनेशन, वी कैन मोटिवेट अदर or support vaccination program of government. That is, I think, the best way we can support. डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर रविकांत फॉर जॉइनिंग अस एट मेडी सर्कल टुडे। हमने बहुत सारे कोविड वॉरियर्स को इंटरव्यू किया है, बट आपसे बात करके हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपने रियल ग्राउंड रूट लेवल्स पे बहुत सारी अच्छे काम किए हैं, जिसमें जैसे आपने बोला कि आपके डॉक्टर्स कम्युनिटी, आपके जो टीम है, उन लोगों में से कई सारे लोगों के बहुत बड़े मतलब दुष्परिणाम देखने पड़े, कहीं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन फिर भी वो डिटर नहीं हुए और उन्होंने लोग दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए आगे आगे बढ़ते ही रहे और कदम बढ़ाते रहे।
जिस तरह से इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कंट्री हो गया था कोविड 2 के जो फेज 2 में था, कोविड फेज 3 में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा ना हो। जो भी जितने लोग हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आगे आएँ और दूसरे लोगों की मदद करें। जैसा डॉक्टर रविकांत ने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल ही ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। ये है साथ मिलके काम करने का और एक दूसरे को सपोर्ट करने का। सो इसी आई होप यू वॉच आई लाइक दिस वीडियो एंड इस तरह के इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए आप जरूर लॉग इन करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेडी सर्कल। थैंक यू डॉक्टर रविकांत फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू।